कैसी है एनर्जी। और आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो है कंप्लीट बुक लिस्ट। ये चाहे 21 हो, 22 हो या 23, सभी के लिए बुक लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट इट। शुरू करते हैं हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट बुक्स को लेकर। बुक्स क्या होती हैं सबसे पहले हमें जानना जरूरी है। तो क्या आज आपका पेन और पेपर तैयार है? यस, मुझे बताएं कि वी आर रेडी विद पेन एंड पेपर, या जो डायरी में इंडिकेट करना है। कुछ मैं महत्वपूर्ण तरीके बताने जाऊंगा। डेफिनेटली किताबों के नाम बताने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ, ये बात बिल्कुल तय है। मैं यहाँ आपसे बात करने आ रहा हूँ कि हमारी तैयारी के स्टेप्स क्या हैं। अगर आप बिगिनर हैं, आप सही तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं या कोई गलती कर चुके हैं उसको सुधारना चाहते हैं, और बुक्स किस तरह से और कैसे हमें उसको अपने लाइफ में अपने साथ लेकर आना है दोस्तों। सो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। और आज हम सबसे पहले जीएस की बुक्स के बारे में एक कंप्लीट सेगमेंट लेकर मैं आपके सामने आया हूं, और इस कंप्लीट सेगमेंट को हम लोग अब प्रिपेयर करने जा रहे हैं। सो रेडी, अब हम लोग चलते हैं और इसके बाद अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे अपने आप को बढ़ाते हैं। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम लोग और सीधे मुद्दे पर आते हैं, बुक लिस्ट। जैसा कि आज आप जान रहे हैं कि आज का जो हमारा सेगमेंट है कंप्लीट बुक लिस्ट के बारे में, यानी किताबों को पढ़कर ही आप, ये किताबें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इन किताबों में से हमें क्या और कैसे पढ़ना है ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम लोग। तो जब हम आज की बात करते हैं, जब आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं, यानी यूपीएससी की आप तैयारी शुरू करने जा रहे हैं, तो जब हम तैयारी की बात करते हैं, यूपीएससी प्रिपरेशन की बात करते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट हो जाता है। बड़े ध्यान से, और मैंने आपको बताया था पर्पस, यूपीएससी आप क्यों करना चाहते हैं। मैंने आपको इससे पहले कुछ स्टेप्स बताए थे। मैंने आपसे बताया था कुछ चीजें लिखने को कि आपका मिशन क्या है, आपका पर्पस क्या है। और मैंने आपको उस दिन एक बात कही थी कि मिशन सिर्फ एग्जाम क्रैक करने का नहीं होना चाहिए। तो जो तैयारी, जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं, सबसे पहले वो अपना स्टेप 1 पूरा करें। इसमें आप चाहे 1 दिन लें, 10 दिन लें, हफ्ते भर लें, आप डायरी में लिखें जो मैंने आपको स्टेप बनाया। और जिन बच्चों को नहीं पता वो वीडियो देखें जहां पर मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया था कि यूपीएससी बिगिनर्स के लिए टारगेट्स कैसे। सिर्फ मैं आईएएस बनना चाहता हूं, लेकिन मैं आईएएस क्यों बनना चाहता हूं, मैं कैसे बनना चाहता हूं, मेरा ये पूरा जो ओवरऑल विजन है, अगर ये ब्लर हुआ तो 2 से 3 महीने बाद आपकी पढ़ाई अचानक से डाउन होनी शुरू हो जाएगी। आप जो है वो क्वेश्चन पूछना बंद कर दोगे कि आखिर मुझे पर्पस क्या है, और आप कहोगे सर ये बहुत कठिन एग्जाम है, मेरे से नहीं हो पा रहा है, दूसरा कोई एग्जाम हमें देना चाहिए, यूपीएससी हमारे बस का नहीं है। आप इन सब चीजों से बचाने के लिए मैंने आपको बताया था कि स्टेप 1 ये ऐसा स्टेप है, यू कांट स्किप। जो इसको स्किप करेगा 2 से 3 महीने बाद, 4 महीने बाद कहेगा सर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, रेगुलर पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मन भटक रहा है, याद नहीं हो रहा है। ये जितने भी लोग ये बातें कहते हैं, उन्होंने पहला स्टेप उन्होंने ये कहा था कि मैं आईएएस बनना चाहता हूं, आईपीएस बनना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मिशन क्या है, मेरी लाइफ का मकसद क्या है, वो कौन सी चीजें हैं जो अंधेरों में जाने के बाद मुझे जो है वो खींच कर बाहर निकालेंगी जब मेरे सामने अवसाद होगा। तो पहला इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो गया। स्टेप 2 मैंने आपको बताया था, जो स्टेप 2 होता है वो और भी महत्वपूर्ण है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट मैंने आपको बताया था, और वो आपको ये बताया था कि आप सिलेबस को समझना, उसकी लैंग्वेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको सिलेबस नहीं आता है, सिलेबस क्या होता है, सिलेबस जो आज का मेरा टॉपिक है वो ये है कि बुक्स कौन सी पढ़नी है, लेकिन सिलेबस आपको बताता है कि बुक्स क्यों पढ़नी है। आपको बुक्स जो है कि आपने कहा कि सर इस सब्जेक्ट के लिए मुझे बुक कौन सी पढ़नी, सिलेबस आपको बताना है कि व्हाई यू आर गोइंग टू रीड दिस, आप इसको लर्न क्यों करने जा रहे हो, पढ़ने क्यों जा रहे हो, ये व्हाई के बारे में बताता है। यानी ये बताता है कि यूपीएससी जो आपकी संस्था आपसे एग्जाम लेगी, उसकी लैंग्वेज यानी भाषा क्या है, वो आपसे क्या कहना चाहती है। वो विकास पर, आतंकवाद पर, वो आंतरिक सुरक्षा के मामले में, वो अर्थव्यवस्था के मामले में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में, एग्रीकल्चर के मामले में, वो भूगोल, आपदा प्रबंधन, इन सबके मामले में आपसे क्या कम्युनिकेशन कर रही है, ये उसकी लैंग्वेज है। तो सिलेबस क्या है, सिलेबस यूपीएससी की भाषा है, और भाषा को समझने के लिए आपको सिलेबस को एनालिसिस करना पड़ेगा। ये 2 स्टेप आप नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद तीसरा स्टेप जो आता है, तीसरा स्टेप मैंने आपको बताया था, स्टेप 3 तैयारी का तीसरा स्टेप, स्टेप नंबर 3 मैंने आपको बताया था, और वो था प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर, प्री और मेंस दोनों के। सबसे पहले शुरू करेंगे प्री को लेकर। अगर आप सही मामले में यूपीएससी को क्रैक करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर मार्केट में उपलब्ध है, या upsc.gov.in upsc.gov.in पर आप चले जाएं। पिछले 5 वर्षों के पेपर यहां पर उपलब्ध हैं। मैं आपसे आंसर पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूं। जब आप प्री का पेपर पढ़े या मेंस का, आप सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ लें,
ठीक है, मार्केट में बहुत सी किताबें आती हैं, आप उनको ले सकते हैं, अथवा अगर आप फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो upsc.gov.in पर चले जाएं और वहां पर गवर्नमेंट की वेबसाइट पर प्रीवियस ईयर पेपर अपलोड होते हैं, वहां से उसको डाउनलोड करके इसकी स्टडी करिए। क्या करना है आपको? इन क्वेश्चन को स्टडी करना है। स्टडी करने से फायदा क्या होगा? स्टडी करने से फायदा होगा कि जब आप बुक पढ़ने जाएंगे, जब जिन बुक्स के नाम में आज आपको बताने जा रहा हूं, उन जब बुक्स को आप पढ़ेंगे तो आपको ये बार बार स्ट्राइक करेगा, अच्छा यहां से ये क्वेश्चन पूछा गया था, अच्छा ज्योग्राफी का क्वेश्चन ये आया था, वॉल्केनो का क्वेश्चन ऐसा आया था, ओके जीडीपी पे क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ था। तो वो बार बार आपको हिट करेगा। जब आपको वो हिट करेगा तो ऐसी कंडीशन में आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे बुक के इस हिस्से पर अपना ध्यान लगाना है। दूसरा, सिलेबस आपके दिमाग में होगा तो आप ये जानते हैं कि सिलेबस के माध्यम से मुझे ये चीजें पढ़नी है और ये मेरा लैंग्वेज यहां पर आना चाहिए। लेकिन जिस सिलेबस को आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं कि भैया पेपर 1 में ये है, पेपर 2 में ये है, पेपर 3 में ये, सिलेबस इससे बहुत गहरा है। सिलेबस के हर टॉपिक के अंदर मल्टीपल सब टॉपिक्स छुपे होते हैं। सिलेबस की लैंग्वेज होती है, उसके माइक्रो और मैक्रो टॉपिक्स होते हैं। अब ये हमारा हो गया, स्टडी के साथ हम आ गए। अब हमें क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत जरूरी हो गया। आप इसको रीड आउट करिए, एक बार 2 बार, कोई घबराने की बात नहीं है। सिर्फ लैंग्वेज और कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में स्ट्राइक होता है। इसको हम लोग बोलते हैं हुकिंग करना। क्या बोलते हैं इसको? हुक करना। हुक करने का मतलब होता है टांकना, यानी मछली फंसाने के लिए कांटा लगाना। तो जब आप ये कांटा लगाएंगे तो फिर क्या होगा, वो जो है वो आपको मछली पकड़ने में आसानी होगी। तो यहां पर भी क्या होगा, हमें हुक करना है। जब ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में रहेंगे, अच्छा यहां पर, तो जो आप क्लास में जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और आप अगर बुक्स पे भी जा रहे हैं तो आपका अटेंशन लेवल बढ़ जाता है। और आप चाहते क्या है? आप यही तो चाहते हैं कि 1 घंटे आपकी किताब अगर आपके हाथ में रहे या 1 घंटे अपने टीचर के सामने है तो आपका अटेंशन स्पैन क्या हो जाए, बढ़ जाए। जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो ज्यादा से ज्यादा आप उसको ग्रैब कर ले, यही तो आप चाहते हैं। यही अगर आपको हासिल हो जाए तो फिर कौन आपकी सफलता को रोकेगा? लेकिन वो क्या होता है, वो हाथ से रेत की तरफ फिसल जाता है। क्यों? क्योंकि आप प्रिपरेशन जो है वो अपनी बेसिक करके नहीं आते हो। क्या आप अपना पर्पस जानते हैं? क्या आपने पर्पस को जो है वो माइक्रो टॉपिक्स में तोड़ा? क्या आप सिलेबस को लेकर जो है पूरी तरह से आप कॉन्फिडेंट है कि यस मुझे सिलेबस की एक एक बातें मुझे पता है? और तीसरा लेवल जो है, क्या आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5-10 साल के एक बार गो थ्रू हुए, 2 बार गो थ्रू हुए कि गांधी से क्या क्वेश्चन आया, हमारी आजादी के आंदोलन से क्या क्वेश्चन आया, वाइस राय की काउंसिल से क्या क्वेश्चन आया हमारे पास? तो इन क्वेश्चंस को आपने पढ़ा, उनको थोड़ा सा एनालाइज किया, थोड़ा सा अपने दिमाग में रखा। अब अगर आप बुक पर जाओगे तो अपने जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे आप ज्यादा बेनिफिट ले पाओगे। ये 3 स्टेप मिस करने अगर आप कर रहे हैं और आप डायरेक्टली कह रहे हैं सर बुक का नाम बताओ जल्दी से, हम अभी बुक जो है वो पूरी पूरी पढ़ डालते हैं, तो कभी भी वो बुक्स आपके किसी काम नहीं आएगी, बात याद रखिएगा। और कोई भी किताब जो है वो यूपीएससी के लिए कोई किताब बनी ही नहीं है। एनसीईआरटी यूपीएससी के लिए नहीं, यूपी बेचारे छोटे बच्चों के लिए किताब है। विपिन चंद्रा यूनिवर्सिटी की बुक है। सारी किताबें जो होती हैं वो यूनिवर्सिटी की बुक्स होती हैं। हमें याद रखिएगा, जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें यह चीज सोचनी पड़ती है, वी हैव टू थिंक अबाउट इट, कि हमें क्या पढ़ना है। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है। ये तो हम सभी बात करते हैं सर सिलेबस पढ़ना है, लेकिन एक चीज आप जानते हैं, आपके पास टाइम बहुत कम रहता है। ये कंपटीशन है, गला काट प्रतियोगिता, और बहुत कम समय में बहुत ज्यादा चीजें पढ़नी होती हैं। एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, यूपीएससी एग्जाम में एक चीज और आती है, क्या नहीं पढ़ना है। जिसको ये आर्ट आ गई ना, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, राइट। हमें वेलफेयर इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाना है, तो अब उनके लिए एनसीईआरटी चैप्टर बाय चैप्टर नहीं रह गया। उन्हें पता है कि हमें क्या पढ़ना है और उन्हें यह भी पता है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, और वो बाकायदा जो है वो जस्टिफाई किया जा रहा है उसको कि आप पेपर का जो आपका जो पैटर्न है उसके हिसाब से इसको आप जस्टिफाई करिए। जिस स्टूडेंट को ये अंतर समझ में आ गया वो अपना टाइम सेव कर ले जाएगा और कम समय में ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएगा, क्योंकि ये कंपटीशन है। फर्स्ट पास द पोस्ट, जो ज्यादा नंबर लेकर आएगा, जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, यूपीएससी उसका है। वो आपसे बिल्कुल नहीं पूछने जा रहा है कि आप गरीब घर से हो, आपने कर्ज लेकर पढ़ाई की, आपने कहां से, उसको इससे कोई लेना देना नहीं। उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करिए, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। एलीट क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस ग्रुप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नहीं पूरा कर पाए तो उसके सामने सर पटकते रहिए, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि बुक्स हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट इट। बुक्स, तो जो हमने सिलेबस में लैंग्वेज सीखा, यूपीएससी हमसे क्या चाहता है, यूपीएससी हमसे क्या कह रहा है, कैसे आप गरीबी के बारे में, भारत के भूगोल के बारे में, आर्ट एंड कल्चर के बारे में क्या बातें आप कर रहे हैं, वो कहता है कि बुक्स के माध्यम से आपको नॉलेज लेनी है।
अब बुक्स में हमने देखा कि हमें सबसे पहले क्या करना है, क्या पढ़ना है, यह हमें अंदाजा लगाना है, और क्या नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। इसके साथ साथ हम बुक्स के अपने स्तर तय करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर स्टूडेंट एक जैसी बुक लिस्ट को फॉलो नहीं कर सकता, यहां ध्यान रखिएगा। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, हम किताबों को नहीं चुनते, किताबें हमें चुनती। मेरे पास बहुत सी किताबें हैं, हर मेरे ऑफिस में लाइब्रेरीज हैं, घर में लाइब्रेरी बनी हुई है, और मैं हमेशा किताबों की दुनिया में ही रहता हूं, लेकिन हर किताब मैं नहीं पढ़ पाता। कई बार कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनको पहली नज़र में मुझे देखने में लगा रही है बेकार सी किताब होगी या सिंपल सी कोई बुक है, और वही किताब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। मैं अक्सर कहता हूं कि हम किताबों को नहीं चुनते, किताबें हमें चुनती हैं, और ये चुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। किताबें हमारी जिंदगी बना सकती हैं, किताबें हमें वहां पहुंचा सकती हैं जहां हम पहुंचना चाहते हैं। तो किताबें हमें नहीं चुनती, हम किताबों को चुनते हैं, बात याद रखिएगा। अब सबसे पहले क्या होता है, बुक्स को पढ़ने का पर्पज आपको पता होना चाहिए, बुक्स हमारे लिए किस हिसाब से। दो तरह के स्टूडेंट मैंने देखा है, कैटेगरी है, ठीक है, एक स्टूडेंट और दूसरा स्टूडेंट। अब एक स्टूडेंट ऐसा है जो अपने आप को मानता है, यहां पर बुक्स को चुनने से पहले, बुक लिस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरनेट पे पढ़ा हुआ, अभी आप खाली गूगल के सामने अपना जो है वो थोबड़ा करिए और बोलिए कि इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर यूपीएससी, आपको पूरी लिस्ट उठा के दे देगा। लेकिन अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जहां आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। आप जानते हैं कि आपका अभी स्तर क्या है, आप कहां से शुरुआत कर रहे हैं। जैसे अगर आप जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो कोई भी स्टूडेंट है, मेरे पास कई बच्चों ने मुझसे कहा कि सर डीडी बसु कैसी किताब है। आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा कि सर डीडी बासु कैसी किताब है पॉलिटी की। अब इस सवाल का जवाब मेरे जैसा एक व्यक्ति कैसे दे सकता है, जहां आचार्य जीडी बसु, आचार्य मतलब जब आप उनका पहला पन्ना खोलेंगे तो जब उनकी उपाधियों के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे उसमें टाइम लग जाता है कि उनको कितने सम्मान, कितनी उपाधियां मिली, उनको आचार्य डीडी बसु कहा जाता था, यह स्थिति रही है, और वो इतने बड़े पुरोधा हैं। तो आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि सर पॉलिटी के लिए डीडी बसु कैसी किताब है। अब एक महान विद्वान, महान आचार्य के बारे में मैं कहूं नहीं उनकी किताब अच्छी है कि नहीं, किताब हमेशा अच्छी होती है, लेखक हमेशा अच्छा होता है। सवाल है कि तुम उसको पढ़ने योग्य हो या नहीं हो। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इस बात को आप समझिएगा कि किताब में मेरे जैसा व्यक्ति आचार्य डीडी बसु की किताब में गलती अगर निकाल रहा है तो वो एक पता नहीं एक ईश्वर में खोट निकालने की कोशिश कर रहा है। आचार्य डीडी बसु की किताब में मैं ये नहीं कह सकता कि वो अच्छी है या बुरी है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि आप उस किताब को समझने और पढ़ने के योग्य हो या नहीं। आपका क्या दिक्कत है, तो पढ़ो, क्योंकि आचार्य डीडी बसु की किताब विद्वता की श्रेणी पे रखी गई है, उनको रिसर्च के रूप में रखा गया है। सवाल है कि आप ए स्टूडेंट हो या बी स्टूडेंट हो। यहां मेरी बात को समझ लेना, आज आपकी समस्या खत्म कर दूंगा मैं। आपसे जो ये भटकाव होता है, बाजार से आप पूछ के जो 25, 35, 40 किताबें बंडल के बंडल खरीद लाते हो जो फैंसी नाम से, और फिर बाद में पता चलता है कि आपके कमरे में वो जो जिल्द बंद करके खड़ी। आप बताइएगा मुझे ईमानदारी से अगर मैं गलत हूं, कि आपने भी इंटरनेट पे या जो है वो, आप मुझे इसका जवाब दीजिए, इंटरनेट पे फलाना जगह देख के ढेर सारी किताबें खरीदी और उन किताबों के साथ आपका कोई लगाव नहीं हो पाया। अगर मेरी बात सही हो रही है तो मुझे बताइएगा प्लीज कि ऐसा हुआ है आपके साथ। आपने मोटी से मोटी किताबें खरीदी, आपने मिश्रापुरी, दत्त सुंदरम, सारी किताबें खरीदी। आप मुझे बताइए कि कैसा अभी कभी हुआ आपके साथ कि जब वो किताबों को पढ़ने की बारी आई तो आपका उनके साथ कोई रुझान नहीं हो, पर आपको लगा रही यार ये बहुत टफ लिखा हुआ है, इसमें बहुत ज्यादा डाटा दिया हुआ है, ये रमेश सिंह मेरे को फर्स्ट स्टेप में नहीं लेनी चाहिए थी, इतना ज्यादा आंकड़े, इतने ज्यादा जीडीपी के रुझान, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन आपने इंटरनेट पे देखा था, आपको किसी ने बताया था कि दिस इज ये टॉपर्स बुक लिस्ट है और मुझे पढ़ना चाहिए। ऐसा हुआ है? मैं नहीं कहूंगा कि सबके साथ हुआ है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा आपके साथ हुआ है? आपने भी अपने कमरे में ढेर सारी इस तरह की किताबें खरीद के रखी हैं? गुड, इसीलिए मैं यहां आया हूं। यह लिस्ट देना 5 मिनट का काम है, लेकिन उससे फायदा क्या होगा? अगर मेरी क्लास से अगर कोई चीज सुधरे ना, अगर कोई चीज सही जगह ना पहुंचे तो फायदा क्या? यहां पर यह बुक लिस्ट तो मैं पीडीएफ फॉर्मेट भेज देता। अब यहां पर बात सुनो, हम जब भी आते हैं तो हम कई बार जो है बहुत हाइपोथेटिकल कंडीशन में, बहुत ही अकल्पनीय स्थितियों में आते हैं। वीडियो देख लिया, अरे वो फलाना गाड़ी से उतर रहा है, वो फलाना जो है इतनी ताकत है, 1 साल में आईएएस बन गया, हम भी अपने आप को चले आते हैं। सबसे पहला अपने आप से प्रश्न पूछिए, आप ए कैटेगरी में या बी कैटेगरी में? ए कैटेगरी का मतलब हुआ कि मैं बिल्कुल बिगिनर हूं, मैं बिल्कुल जीरो से आया हूं। आपने इससे पहले पॉलिटी का पी भी नहीं पढ़ा,
आपको पहली बार हिस्ट्री का एच आपको समझ में आ रहा है कि इतिहास क्या है, या भूगोल में आपको पहली बार जलवायु परिवर्तन की चीजें इस हिसाब से देखने को मिली। आपने कभी एसएसटी नहीं रहा, आप साइंस बैकग्राउंड के, मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट रहे हो, या आप दूसरे बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, ये सब्जेक्ट मेरे लिए क्या है, इसमें कोई अहंकार नहीं है। कई बार हम मिथ्या अहंकार है जो है फॉल्स ईगो कर लेते हैं, अरे नहीं नहीं एक साल में अभी भाई अपन आईएएस बन के दिखा देगा, फिर वहीं गड़बड़ होती है। दूसरा, क्या आप इससे पहले कोई एक्सपीरियंस ले चुके हो, आपने कुछ बेसिक पढ़ा है, आपके टीचर ने आपको स्कूल में, कॉलेज में, या आपने कोई ट्यूशन में आपने इस तरह से पढ़ा है, तो आप ए कैटेगरी के हो कि बी कैटेगरी को। अगर आप ए कैटेगरी के हो, फिर अगर आप इस किताब पे चले गए, इस किताब में कोई कमी नहीं है, मैं इन पर कोई उंगली उठाने की मेरा व्यक्तित्व नहीं हो सकता कि मैं इनके बराबर आचार्य डीडी बसु के ऊपर उंगली उठाऊं। पर आप इस किताब की गहराई को ग्रहण करने के लिए, चाहे डीडी बसु हो, चाहे ऑस्टिन की बुक हो, ये सभी लीजेंडरी बुक्स कही जाती हैं। चाहे हिस्ट्री में अगर मैं एएल बॉशम की बात करूं, इनको बाइबल ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री कहा जाता है, तो वो किताबों में कमी नहीं है, वो लेखक महानतम लेखक कहे गए हैं अपने समय के। पर सवाल है कि मैं आज बिगिनर हूं, पहली बार मैं प्राचीन इतिहास पढ़ने जा रहा हूं, और किसी ने, मैंने इंटरनेट पे जाके देखा, अभी भी मैंने सूची चेक की तो एएल बॉशम की किताब का नाम आ रहा है। एएल बॉशम मतलब जिसने भारतीय, जिनको शोध ग्रंथ के रूप में लिया जाता है, लोग रेफरेंस के रूप में, हिस्ट्री का स्टूडेंट जो है रेफरेंस में लेता है, आप जो बाइबिलियोग्राफी उठा के देखें तो कई जो स्कॉलर्स पीएचडी के उनको रेफर करते हैं। मैं उस किताब को आज पहली बार मैं हिस्ट्री से परिचित होने जा रहा हूं। मैं रस को स्टार्ट करने के बजाय सीधे सीधे इतना बड़ा थोथा मेरे सर पर आकर गिर गया। मैं इकोनॉमिक्स का अभी बेसिक भी नहीं जानता कि इकोनॉमिक्स बिहेवियर में कैसे आती है, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स के बेसिक फंडामेंटल्स क्या है। और किसी ने मुझसे कहा कि आप जाइए उमा कपिला की इतनी मोटी किताब खरीद लेकर चले आइए, या आप दत्त सुंदरम उठा लीजिए जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जा रही है। मेरे सब्जेक्ट का मुझे ए भी नहीं पता और आप सीधे मुझे इतनी बड़ी बड़ी किताबें मेरे सर पे डाल दे रहे हैं। यानी अब वो किताबें मेरी सहपाठी बनने की बजाय, मेरी मित्र बनने की बजाय मेरे लिए एक शत्रु का काम करेंगी। मैं उनसे अब स्ट्रगल करना शुरू करना, पता नहीं मैं ही क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूं यार, ये किताब मजेदार नहीं है। किताबें मेरी मित्र होनी चाहिए थी, और मित्रता कैसे होती है? अब मैंने आपसे कहा किताबें आपकी दोस्त होनी चाहिए, किताबें आपकी मित्र होनी चाहिए, फ्रेंड होनी चाहिए। जरा मुझे ये बता दो, मित्र कोई कैसे आपका बनता है? आपका कोई ना कोई दोस्त तो होगा, बहुत ही क्लोज फ्रेंड होगा, कोई ना कोई तो होगा, परिवार में, बाहर, कहीं पर भी होगा। अब तुम्हें मैं तर्क बता देता हूं कि किताबें मित्र कैसे बनती हैं। चाहते हो ना किताबों से दोस्ती हो जाए, बुक से फ्रेंडशिप हो जाए, किताबें मित्र कैसे? हम तो शत्रु बनाते हैं, हम तो केवल दुश्मन बना रहे। वो भारी वाली किताब हमारे सर पे आके गिरती है, यार पता नहीं यार, दत्त सुंदरम में समझ में कुछ नहीं आ रहा, मिश्रापुरी में हम किताब को दोष देते हैं, जबकि हम भूल गए कि हमने किताब को अपने नेचर के हिसाब से अडॉप्ट ही नहीं किया। अगर आप सचमुच जानते हैं तो मुझे सिंपल सा बताइए कि आप मित्र कैसे बनाते हैं, फ्रेंडशिप कैसे होती है? फ्रेंडशिप कैसे होती है आप मुझे बताइए। ये क्वेश्चन का मुझे जवाब दे दीजिए, किताब मैं आपके साथ जीवन पर्यंत जोड़ दूंगा। क्योंकि संसार में कोई भी मित्र धोखा दे दे, किताब तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी। आप ये बात कई बार वीडियो में देख चुके होंगे, कई अलग वीडियोस में पढ़ चुके होंगे, देख चुके होंगे कि संसार में जो भी लोग आगे बढ़े, सफलतम हुए, वो अपने डेली लाइफ में पढ़ने की आदत उनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे आज आपके बड़े बड़े बिलियनर हो, वो डेली टाइम निकालकर पढ़ते हैं, तो वो अपनी किताबों से सीखते हैं। आपको पता है कि जीवन का सबसे बड़ा मित्र अगर कोई है, कोई आपका सबसे वेल विशर है, तो आपकी बुक्स हैं, जो आपको जीवन पर्यंत जो है वो हर हालात से लड़ने का जो है वो क्या देती हैं, सबब देती हैं। मुझे बताइए मित्र कैसे बनाते हैं? बड़ी खूबसूरत बात करो, मित्र कैसे बनाते हैं? जैसे मान लीजिए आप किसी रेलवे स्टेशन पर हैं, आप बस अड्डे पर हैं, किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे, एक आदमी जो भारी भरकम गंदी सी शकल बना कैसे बैठा है, ठीक है, गुंडा टाइप का लग रहा है, बदमाश टाइप का लग रहा है, आप उसके साथ दोस्ती करते हैं। या शादी ब्याह कहीं समारोह में गए, कोई ऐसे करके आपने पूछा हेलो भाई साहब, ऐसे आपको घूर के देख रहा हूं, कभी आप उसके साथ दोस्ती करते हैं? बड़ा भारी भरकम 4-6 बॉडीगार्ड लिए घूम रहा है, कभी आप उसको अपना दोस्त बनाते हैं? हो सकता है झुक के नमस्ते करें, नमस्ते भैया, ठीक है, ऐसे करें, लेकिन आप उसको अपना मित्र नहीं कहते, गले नहीं। और वही एक सरल से मिजाज का, मेरी बात को ध्यान से, एक बड़ा सरल सा इजी सा है, और यार क्या हाल चाल है, जो आया अरे भाई साहब झप्पी मिल रहे, गले मिल रहे, और दोस्त क्या हाल चाल, या किसी से हल्की फुल्की बात हुई, और आप भाई साहब कैसे, बिल्कुल बढ़िया है, और क्या होता है, दोनों में दोस्ती हो जाती है। मैं बहुत गंभीर बात कर रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं। यानी जिसके अंदर इजीनेस था, आप अपने किसी भी एक परम मित्र का नाम लिखिए, अपने फ्रेंड का नाम लिखिए, और उसके व्यवहार के बारे में सोचिए कि पहले दिन ऐसा तो नहीं होगा कि आप गले मिल गए एकदम, नहीं यार जीने मरने के साथ कसमें खाने लगी। धीरे धीरे क्या हुआ कि उसके व्यवहार की सरलता आप दोनों को एक दूसरे के पास लेकर आई, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग हुई, एक दूसरे के साथ आप खड़े रहे, और वो आपका मित्र बन गया, वो आपका मित्र बन गया। तो इसका मतलब है सरलता, इजीनेस, आइस ब्रेकर, कितना सरल है वो, व्यवहार में कितनी नम्रता है।
आप उस व्यक्ति के कभी दोस्त नहीं बन सकते जो आपके साथ खूसट व्यवहार करे, वो हमेशा गुस्से से रहे, चार लोगों से घिरा रहे आपके आसपास, कभी वो मित्र नहीं हो सकता है। वो आपका बॉस हो सकता है, वो आपका कोई और व्यक्ति हो सकता है, आपका मित्र नहीं हो सकता। मित्र के साथ तो आप सबसे इजी हो जाए। मित्र के साथ क्या होता है? जिसके साथ सरलता हो और जिसके साथ वो आपके सीक्रेट्स को कैरी करता है, खुलापन होता है। खुलापन, आप अपने हर बात उससे कर सकते हैं, हर बात शेयर कर सकते हैं। आपको भरोसा होता है कि मां बाप तक भी ये बात जो है नहीं जा रही है, मां बाप तक जो बात नहीं कर सकते, अपने दुख सुख सब उससे आप क्या करते हैं? बात करते हैं। दो चीजें हैं, क्या मैंने कहा? एक तो इजीनेस, सरलता, और दूसरा ओपननेस यानी खुलापन। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। मानते हैं? क्या आप ये एग्री करते हैं इस बात को? अगर गलत है तो मुझे बताइए। आप गलत हो तो मुझे बताइए। मित्र, क्या आपने किसी भी मित्र को याद कर लीजिए, ठीक है, आप ये दो चीजें उसके अंदर पाते हैं कि नहीं पाते हैं? राइट, दिस इज द थिंग। मैं परम मित्रों की बात कर रहा हूं। मेरे बाबू ने खाना खाया क्या, वो वाला मैं बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट केस। वो आज यहां खा रहे हैं, कल वहां खाएंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रेंड्स, जिसको आप कहते हैं कि मेरे दुख सुख में ये मेरे साथ खड़ा है। नो, द थिंग्स अबाउट द बुक्स, वाई आई एम स्टार्टिंग विद द, अगर मैं अपना दोस्त किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बता रहा हूं जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, जो बहुत कठिन है, जो बहुत खड़ूस टाइप का है, मैं उसको अपना मित्र नहीं बता रहा। व्हाई शुड आई चूज द बुक्स विच साउंड्स खड़ूस, विच साउंड्स टफ, विच साउंड्स हैवी? तुमसे उम्र में बड़ा लग रहा है, अरे बाप रे बाप, आचार्य की बुक है ये। बुक में कमी नहीं है, वो उसका अपना व्यक्तित्व है, वो बहुत ही हायर है, बट तुम्हारे साथ सरलता नहीं है उसकी, तुम्हारे साथ खुलापन नहीं है उसका, तो ये बुक्स तुम्हारी मित्र नहीं हो सकती है। ठीक, अगर अपनी किताबें चुनने जा रहे हो तो इस तरह से चुनो, इस तरह से चुनो। दिस इज द फैक्ट।